हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये जो मेरी वीडियो है इस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अलाइड जो मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है उसके बारे में। और इसमें मैं मेनली डिस्कस करूँगा अलाइड का जो मेंस है उसका जीएस वाला पोर्शन। और इसमें जो हमारा डिस्कशन का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कि लास्ट ईयर जो हमारा हुआ था पेपर जीएस का अलाइड का, उसके बेस पर रहेगा कितने क्वेश्चन होते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है और क्या किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है लास्ट मोमेंट पे। और कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएगा हम इसमें से। और जो मेनली किसमें से हो गया एचपीजी के वाला, तो इसमें मैं ज़्यादातर एचपीजी के वाला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका पेपर है इसमें 3 सेट है। पहला सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन हो गए, और जो होगा नंबर 1 से लेकर 10 तक। और ये क्वेश्चन आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। और इसका जो मार्क होगा वो होगा 3 मार्क का, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद 11 से लेकर 24 तक, 11 to 24, ये लिखने हैं आपने 70 वर्ड में। और इसका जो एक क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। और उसका जो थर्ड सेट है वो होगा 25 से लेकर 34 तक, 25 से लेकर 34 तक। और ये लिखना है आपने 140 वर्ड्स में। और इसका जो हर एक नंबर होगा 10 नंबर का। तो इस तरह से जो टोटल पेपर है आपका वो 200 मार्क्स का है। और अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो हिमाचल वाला पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वो है करीब करीब 70 मार्क्स का। तो करीब करीब 70 नंबर का आपका एच के है। तो ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा जो भी यहाँ पे वेटेज है वो एच के और आपको इसको अच्छे से करना होगा, हिमाचल वाला जो पोर्शन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि आपने पढ़ना किस तरह का है। देखो, जो तो है जीएस वाला पोर्शन, जनरल स्टडी वाले पोर्शन में क्वेश्चन सभी में से आए हुए हैं। हिस्ट्री में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी में से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन इकोनॉमी में से क्वेश्चन है, जियोग्राफी में से क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन है। और कुछ कुछ क्वेश्चन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स और गवर्नमेंट के कुछ मिशंस है उस पे पूछे हुए, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती है उस पे पूछे हुए क्वेश्चन। तो इसके लिए तो तरीका ये है कि जो आपने जीएस के लिए पढ़ रखा है उसी को थोड़ा और थोड़ा पढ़े, और उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना स्टार्ट कर लें। और कुछ आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। और उसका जो मेन चीज़ यहाँ पे है जो काफ़ी करंट से जुड़ी होती है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। और थोड़ा सा साइंस एंड टेक भी देख सकते हैं, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। और इकोनॉमी, तो ये जो पोर्शन है आईआर, थोड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा जो इकोनॉमी है, इवन कई बार पॉलिटी के भी क्वेश्चन बन जाता है करंट में से कि क्या डेवलपमेंट चली है। तो इसके लिए कोई भी आप जो करंट की मैगजीन फॉलो करते हो या कोई न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहा है, तो ये सब कुछ आप उसके लिए पढ़ सकते हो। तो या तो कोई मैगजीन पढ़ सकता है या न्यूज़पेपर कोई तरीके से फॉलो कर रहा है पूरे साल का। और थोड़ा सा आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। और अब मैगज़ीन में अगर आप चाहो तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे विजन आईएएस है। विजन आईएएस के जो नोट्स आते हैं उसमें काफ़ी मंथली जो उनका आता है, तो उसमें से पढ़ सकते हो आप। और हमारी जो मैगज़ीन आती है जोक्ट एकेडमी की, उसको भी कर सकते हो, उसमें भी हमने काफ़ी हद तक कवर कर रखा होता है ये। चाहे इकोनॉमी वाला पोर्शन है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ है इसके ऊपर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो और अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती, उसके अगर आपके पास नोट्स वगैरह है। और आईआर वाला पोर्शन भी आप इसमें से कर सकते हैं, इसकी भी काफ़ी वेटेज रहती है। तो अब नेक्स्ट है इसके इसके अंदर कि जो एचपीजी के वाला जो पोर्शन है। अब जो एचपीजी के है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, जो हिमाचल जीके जो पूछा गया है वो कम्प्लीटली जो एचएएस का जो एग्ज़ाम है उसका जो मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पूछा गया है। तो आपने जितने भी टॉपिक उसमें मेंशन्ड है, जितने भी टॉपिक उसमें लिखे गए वो सबको ही पढ़े आप। अब इसके लिए आपके पास बहुत जो जो चाहे बलोखड़ा की किताब है, मियाँ गोवर्धन की बुक आती है, और जोक्ट एकेडमी की हमारी भी बुक आती है। और हमने सिर्फ यहाँ पे एक
कोशिश ये की है हमने कि जो एचएएस का सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक बना रखे हैं। तो अगर आप ऑल पहले से ही अवलोकनम या गोवर्धन पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़े, उसमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपके मेंस में उनको पढ़े, और जो आपको टॉपिक उसमें नहीं मिलता है तो आप हमारी बुक में से पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले सही से अवलोकनम या गोवर्धन नहीं पढ़ी है तो आप चाहे तो हमारी बुक भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा मटेरियल आप पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बट कंडीशन ये है कि जो आपका जो सिलेबस है वो फुलफिल होना चाहिए, और उसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो मिलने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आप जो एचपीजी का जो करंट अफेयर है उसके लिए आप, जैसे गिरिराज अगर कोई पढ़ता होगा न्यूज़पेपर रेगुलर तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बारी, जैसे गिरिराज इसने पढ़ा होगा साल, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है वो आप ज़रूर पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ज़रूरी पढ़े, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसको या तो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ ले डायरेक्टली, और दूसरा ये है कि हमारा जो निकलती है कॉपी निकलती है, एक कंसाइज कॉपी निकलती है बजट एंड सर्वे की, उसको पढ़ लें। और हमारी कुछ जो मेरी वीडियोस है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से एचपीजीके का इतना सोर्स रखें आप। जो कन्वेंशनल पार्ट के लिए आप कहीं से पढ़ ले, चाहे बलुखड़ा पढ़ रहे कोई और पढ़ रहे हो, और जो करंट जो डेवलपमेंट है उसको चाहे गिरिराज पढ़ रखा हो, कोई करंट की मैगजीन, हमारी जो मैगजीन आती है करंट की उसमें हम मंथली हिमाचल का भी कवर करते हैं, उसको पढ़ सकते हो आप। इकोनॉमिक सर्वेंट बजट तो आता ही है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं से, उसके लिए आप नेट की सहायता ले सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारी बुक देखते हो तो उसमें हमने बहुत कोशिश किया कि जितना सिलेबस है सब इसमें कवर्ड है, पर उसके बावजूद आप थोड़े 2-3 सोर्स और उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। तो एचपी को आप इस तरह से करना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि आप ये समझ लीजिए बात, क्योंकि 70 नंबर का अगर एचपीजी का है तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है अपने आप में। तो अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अब देखिए, जो जैसे पहले अभी यहाँ पे देख लो आप, जो ये 10 क्वेश्चन है 40 वर्ड में आपने लिखना है और 3 मार्क है। तो सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने ये है कि 40 शब्दों में अपनी बात कैसे कंप्लीट करें। अब इसके लिए देखो, इसके लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहला आप ध्यान रखें बात, सबसे पहले तो अपना आंसर लिखे पॉइंट्स में। अगर आप पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, और आपका टाइम भी जाएगा और स्पेस भी जाएगा। और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कुछ डाटा दें और कुछ फैक्ट्स। डाटा फैक्ट्स ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्लियर कट बिल्कुल फिगर्स में दें, नाम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जगह हो सकती है। और इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कीवर्ड्स। अगर इनकी सहायता से आप आंसर लिखोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके 3-4 शीट भर जाएगी, बट यहाँ पे आपके पास इतना ना टाइम है ना स्पेस है, और एग्जामिनर भी आपसे बोर हो जाएगा ऐसी कहानी सुन के। तो आपको सीधा सीधा पॉइंट लिखना है कि सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना है। किसी भी जो भी एक्ट बना है या कोई लॉ बना है, उस एक्ट एंड लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कौन चेक करेगा? जुडिशरी। और ये लॉ एंड एक्ट बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाती है और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ एंड गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किए हुए जो लॉ है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना काम है जुडिशरी का। कि अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे पहला कीवर्ड बन गया, इसको चेक करना। अगर ये गलत निकले तो क्या बन जाएगा? ये इसको करेगा नल एंड वॉइड। अब यहाँ पे पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नल एंड वॉइड लिख लो तो बस आपकी बात बन गई। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट ये बन गया। और तीसरा पॉइंट आप जल्दी जल्दी लिख लो कि अब इसकी बात कहाँ की है? आर्टिकल 13 में बताया गया है इसके बारे में कि जुडिशरी कैन डिक्लेयर सच लॉ नल एंड वॉइड। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ किसने दी है। जैसे आप पढ़ोगे केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस था जो, उससे क्या आया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बस। और बेसिक स्ट्रक्चर में तो क्लियरली बोल दिया कि अगर ऐसा लॉ जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है उसको तो जुडिशियल रिव्यू करेगी और उसको बाहर कर देगी। जैसे आपने सुना होगा एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था और उसको जुडिशियल ने डिक्लेयर कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। तो वो रिव्यू हुआ ना, वो लॉ बना था, एक कमीशन बना था। तो अब यहाँ पे आपके 4 जो पॉइंट है वो जल्दी जल्दी आ गए, नंबर आपके इनके मिलने हैं। अब देखो कई बार क्या होता है जब हम आंसर लिखते होता है तो हम एक ही पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो जो ये जुडिशरी का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना है वही अगर आपने 50 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया
तो आपको मैं बताता हूँ सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आप उसी की बात कर रहे हो। और किसी ने क्या कर दिया, एक इसको जल्दी जल्दी लिख लिया 10-12 शब्दों में, और उसके बाद अगले पॉइंट पे आ गया जल्दी से, नल एंड पॉइंट पे आ गया, आर्टिकल 13 पे आ गया, केशवचंद्र भारती केस पे आ गया, और जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर पे आ गया। तो यहाँ पे आपने देखो, एक एस्पिरेंट ने एक ही पॉइंट 50 नंबर में 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, तो ऑब्वियसली उसे एक नंबर मिलेगा। और दूसरे एस्पिरेंट ने क्या कर दिया, कम से कम ये सारे पॉइंट ही 50 वर्ड्स में लिख लिए, तो उसको ऑब्वियसली उसको कम से कम 2.5 या 3 नंबर मिल सकता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे शब्द लिखने से कुछ नहीं मिलेगा और कहानी लिखने से नहीं मिलेगा कि आप कितने पॉइंट्स आप कन्वे कर रहे हो। और एग्जामिनर भी यही देखता है, उसकी आंखों के आगे जल्दी निकल जाएगा, ये पहला पॉइंट दिख जाएगा, नल एंड पॉइंट दिख जाएगा, उसको 13 आर्टिकल दिखेगा, केशवचंद्र भारती केस दिखेगा, और दूसरा ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये आपने प्रॉपर अंडरलाइन करा होगा, तो उसका टाइम ही बचेगा, आपका टाइम ही बचेगा, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब आप ये बात समझिए कि जो ये आप जो ये क्वेश्चंस है, जो इतने कम शब्दों में, देखिए यहाँ पे लिखा है 40 वर्ड्स में लिखने की बात की है, और 3 अंकों का है ये। तो अब इसको तभी कर पाओगे आप जब आपकी अप्रोच ये रहेगी, अदरवाइज आप अपना पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिखने में अगर एक क्वेश्चन को अगर कहीं गलती से 3 मिनट दे दिया, तो 30 क्वेश्चन तो आप 3 मिनट अगर आपने दे दिए, तो आधा घंटा तो आपको इनमें निकल गया, फिर कितना बचा आपका, 2.5 घंटा। फिर आगे देखिए आपके पास और 24 क्वेश्चन और है, और वो इससे बड़े भी है। तो कितना चैलेंजिंग काम है। तो यहाँ पे आपको 1 या 2 मिनट में अपना आंसर लिख के आगे बढ़ना है। और एक बात जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आपका कितना आई 5 आंसर है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आपने एवरेज आंसर लिखा होगा और पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश की होगी, वो यहाँ पे मेन सवाल है। और एवरेज आंसर ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही एवरेज ही लिखना, अगर आपको अच्छा आता है तो अच्छा लिखे और उसमें अच्छे पॉइंट्स डालें। और पॉइंट्स अगर देखें 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिश करें कि आप 4 पॉइंट में अपना काम, 4 पॉइंट बोले, और 4 पॉइंट के अंदर एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बात बोल दी और उस बात को जस्टिफाई करना है। जैसे मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ऊपर केशवचंद्र भारती केस लिख लिया। तो इस तरह से आपकी बात बननी चाहिए। तो अब देखिए, अब अगला सवाल यहाँ पे ये है कि हिमाचल के कितने क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हिमाचल के ऊपर है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हिमाचल के ऊपर है, 6 नंबर हिमाचल के ऊपर ही है, और 8th भी इसके ऊपर ही है, और 10 भी इसके ऊपर है। तो टोटल 10 में से 5 क्वेश्चन हिमाचल के पूछे हैं। तो अब देखिए आप हिमाचल की कितनी वेटेज है। तो अगर 30 नंबर का है ये पूरा सेट, और इसमें से 15 नंबर का एचपीजी के है, तो अब देखो एचपीजी के में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द सब रीजनल पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात की, अब कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, सीधा सीधा बताइए। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, और शब्द दिए आपको 40। तो यहाँ पे आपके पास एक ये है कि आप अपना जो आंसर है 70 वर्ड्स तक भी ले जा सकते, ज़रूरी नहीं कि 40 में लिखना है, 70 तक आप ले जाओ, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। बट आप अब देखिए, अब सब रीजनलिज्म का मतलब ही क्या है अब यहाँ पे। तो सब रीजनलिज्म का मतलब है कि जो रीजनल है, रीजन है, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, मान लो हिमाचल एक अलग से रीजन बन गया, तो इसके अंदर भी रीजन है। तो अब रीजन को क्या बोल सकते हैं, अब जल्दी जल्दी लिख लो। मान लो ओल्ड एंड न्यू हिमाचल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मेन फोकस किस पे किया गया, पॉलिटिक्स के ऊपर। पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे लिखोगे आप, तो जैसे पॉलिटिक्स अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे कभी जो ओल्ड हिमाचल था, वहाँ पे कभी प्रजामंडल बड़ा एक्टिव था, प्रजामंडल था यहाँ पे, और बाद में इस प्रजामंडल की क्या बन गई, कांग्रेस बन गई। और जो नीचे जो ओल्ड न्यू हिमाचल था, जो बाद में ऐड हुआ है, और इसके अंदर जनसंघ बड़ा एक्टिव रहा है, जनसंघ की बहुत बड़ी बात हुई है, और इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स होती गई यहाँ पे, राइट। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, कुछ इकोनॉमी का जो सोर्स रहा है हमारा, जो हिमाचल का जो अपर एरिया है, वहाँ पे क्या रहा है, एप्पल, पोटैटो एंड फॉरेस्ट, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो जो पॉलिटिक्स में जो राजनीति हुई थी, इनके बेस पर होती थी। अगर कोई लीडर इनको प्रमोट करता है पर हिमाचल से, वो आगे आएगा, और नहीं तो नहीं आगे आएगा। जैसे मान लो आपने सुना होगा, जो ठाकुर रामलाल जो सीएम थे, वो इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही थी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या बन जाता है, प्रेशर ग्रुप बन जाता है। तो इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो एप्पल ग्रोअर है, तो यहाँ पे एप्पल एंड
वेजिटेबल ग्रोअर एसोसिएशन बन जाती है, एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है, ये भी एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। तो देखो जल्दी जल्दी आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, एक लिख लिया आपने न्यू एंड ओल्ड हिमाचल, और दूसरे पॉइंट में आपने डिस्कस कर दिया प्रजामंडल एंड जनसंघ, और तीसरे में कर दिया आपने इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया इसको पॉलिटिक्स में, जहाँ पे एप्पल पोटैटो वाली जो एसोसिएशन थी उनका एक प्रेशर ग्रुप बन गया। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आगे जाके क्या आता है यहाँ पे, कैप पॉलिटिक्स आती है, कांग्रेस की अपनी कैप है और बीजेपी की अपनी कैप है। उसके बाद अगर आप चाहो तो पांचों पॉइंट लिख सकते हो। पांचों पॉइंट में क्या आ गया, इस पॉलिटिक्स को कम करने की कोशिश भी की गई जब यहाँ पे जयराम सरकार आई है, तो उन्होंने यह अपर एंड लोअर का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता क्योंकि ये खुद मंडी से है। और उसके बाद जैसे आजकल जो विक्रमादित्य, उन्होंने भी कहीं अपनी स्पीच में क्लियरली बोला इस तरह से कि अब ये वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो इतने ही पॉइंट लिख पाओगे आप। तो अब पॉइंट कब लिखोगे आप, जब ज़्यादा ज़्यादा आप अपने कुछ फैक्ट्स एंड कुछ नाम एंड कुछ कीवर्ड्स यूज़ करोगे, तो आपका ये भी टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द लिस्ट द डिफरेंट कल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो डिफरेंट कल्चरल रीजन, अब रीजन की बात की गई। अब आप देखो रीजन, अगर आप ज्योग्राफिकल बेस पर भी आओगे तो भी आप रीजन लिख पाओगे आप। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा ट्राइबल एरिया है, वहाँ की कल्चर की बात करो। अब देखो कल्चर बनता किससे है, फूड से बनता है, वहाँ के फेस्टिवल से बनता है कई बारी, और वहाँ की जो ड्रेसेस है वहाँ से बनता है। तो उनकी डिस्कस कर लो, ट्राइबल एरिया में ये होता है जी। ठीक है जी, किन्नौर का अलग से कर दो, पांगी भरमौर का अलग से कर दो। उसके बाद आप आ जाओ जो हमारा लोअर शिवालिक एरिया है, और इस पे किस तरह का कल्चर है, और इनका किस तरह का फूड होगा, उस तरह के किस तरह के डांसेस होंगे, किस तरह का कल्चर होगा। उसके बाद आ जाओ बॉर्डर एरिया पे, बॉर्डर रीजन, रीजन लिखा है। बॉर्डर रीजन पे क्या होगा, काफ़ी हद तक जो हमारा एरिया है वो किसके साथ टच है, पंजाब के साथ टच है। तो वहाँ पे उन्ना देखोगे आप, डंगल वाली साइड देखोगे तो वहाँ पे कौन सा आएगा, थोड़ा पंजाबी कल्चर आएगा। उसके बाद थोड़ा अगर लाहौल स्पीति जाओगे तो थोड़ा वो भी बॉर्डर एरिया है, थोड़ा मंगोलियन टाइप कल्चर आएगा, है ना। तो इस तरह से दो तीन पॉइंट लिख लो। उसके बाद जैसे आप एक रीजन और आ जाइए यहाँ पे, जहाँ जहाँ जो हमारा एक टेम्परेट जो रीजन बनता है यहाँ पे, शिमला कुल्लू वाला, तो यहाँ पे कुछ और रीजन आता है। तो इस तरह से अब देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जियोग्राफिकल रीजन की बात कर दो, और जल्दी जल्दी से ये समझिए कि कल्चर बनता कैसे, कल्चर ड्रेस से बनता है, खान पान से बनता है, हमारे डांसेस वगैरह से बनता है। तो उस तरह से इसको डिस्कस कर लो, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रो पावर बेनिफिशियल फॉर, क्यों बेनिफिशियल है हाइड्रो पावर। देखिए सबसे पहले तो आप लिखो कि कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, हमारे जीडीपी में लिख लो। आपके सिलेबस में एचपी में भी जो अच्छे से सिलेबस है वहाँ लिखा हुआ है जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है इसका, पहला। और दूसरा पॉइंट ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉयमेंट देता है। तीसरा पॉइंट जो हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट में क्या मिलती है, बिजली कम सस्ती मिलती है। और चौथा पॉइंट लिख लो, इट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है ये बाहर से में, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनको बिजली सस्ते मिलती है तो वो जल्दी से आ जाते हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये सब कुछ आ रही है तो बिजली अगर सही से मिल रही है तो क्या बढ़ाएगा ये, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देगा ये। तो लोगों को लगेगा जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर लो। तो ये देखो यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारी बातें लिख के छोड़ दो बस, चार, क्योंकि चार पांच पॉइंट्स ऊपर नहीं लिख सकते आप, इतना आपके लिए बहुत है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो एचपी का है, राइट द धामी फायरिंग। अब देखो धामी फायरिंग यहाँ पे लिखा है, राइट नोट लिखना है आपने। नोट में शुरू से ही बात कर लो कि देखो सबसे पहले तो इसका सीधा आंसर अपने मन में सोच लो, वाई, व्हेन, और कैसे हुआ, इसका मेन इवेंट, और उसके बाद क्या हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड देन। तो सबसे पहले क्यों था ये, अब ये एक मूवमेंट थी जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। अब देखो सोशल पॉलिटिकल में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर अगर इसे बड़ा क्वेश्चन है 70 वर्ड्स में लिख सकते तो लिख सकते हो आप, जैसे बेगार बेथ वगैरह के लिए था। और पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटाइजेशन की बात की गई थी, तो यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लिख के छोड़ दो, बट इकोनॉमी में थोड़ा लिख लो एक शब्द, क्योंकि यहाँ के जो लोग क्या चाहते थे यहाँ पे कि 50% जो इनका जो लगता है, इनके ऊपर टैक्स लगता है, रेवेन्यू जो देना पड़ता है उसको कम कर दे। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया। और हुई कब, इसकी डेट लिख लो, 1839 जब हुई थी, जहाँ हुई थी। और उसके बाद इवेंट में क्या हुआ था इसमें कि भागबल सौटा के लीडरशिप के अंदर एक काफिला जा रहा था, और वो घनाटी में जाके उसके ऊपर फायरिंग हो गई। ये इसकी मेन इवेंट हो गई। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के ये हुआ, इसकी जो एक लेटर लिखा गया नेहरू एंड गांधी को, उन्होंने इसको स्पेशल स्टडी करने के लिए भेजा कि भाई कौन हुआ क्या हुआ, तो इसलिए जुड़ गया किसके साथ, नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ गया। बस इतना बहुत है। तो 4 नंबर इतने लिखोगे। अगर आप
अगर चाहो इसको 5 नंबर में भी आता है तो 5 नंबर भी इतना आएगा, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है आपने ये, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन में फॉलो करना है आपने सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि पहली बात बाद में बोल दी, बाद वाली पहले में बोल दो। तो पहले सबसे पहले ये लिख लो कि डेमोक्रेटाइजेशन चाहता था, पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म चाहता था, और मेन इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म था, और ये इसलिए हो गया जी, राइट। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है जो हिमाचल के ऊपर है, वट आर द धून। देखो धून तो ज्योग्राफी पर पढ़ते ही हो गया आप, किस तरह का होता है धून, तो ज्योग्राफी का भी है, हिमाचल का भी है, तो उसको देख लेना किस तरह के, जैसे एक टेक्टोनिक तरीके से धून बनता है, दूसरा इस तरह से जो लेक्स, जैसे एक एक पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी है, ये है। और यहाँ पे क्या हो गया, जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो करी, यहाँ फ्लो करती गई और इसको पूरा बिछाती गई, और बाद में ये लेक बन गए कुछ टाइम के बाद, और उसके बाद ये पानी यहाँ तक भर गया ऊपर, और यहाँ पे एलुवियल बिछ गया, तो ये इस तरह के एक दून बन गया, प्लेन्स एरिया बन गया ये। तो अब इसकी इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पे लिख लो उसका नाम कौन सा, जैसे मान लो क्यारदा धून है सिरमौर वाला, नालागढ़ धून है, बस एक दो नाम लिख लो, हो गया आंसर, राइट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो आपने देखो यहाँ पे क्या है, पिछले वाले 40 शब्दों में थे, तो इसमें 30 शब्द और ऐड कर दो, इतने बन गया 70 वर्ड्स, और 70 वर्ड्स के आप इसको 100 वर्ड्स तक ले जा सकते हो, और जल्दी जल्दी इनको भी इसी तरह से लिख लो। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन जैसे एचपीजी के निकालते हम, डिस्क्राइब द हाउ मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश है चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। देखो जब कैसे चेंज हुआ है, अब देखो अब यहाँ पे कीवर्ड से काम बनेगा ना। सबसे पहले क्या हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस एंड हो गया, एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। क्यों, इसके आगे सीधा लिख दो दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कांग्रेस के साथ क्या हुआ, पहले जनसंघ बनता है, फिर बाद में क्या बन जाती है, बीजेपी बन जाती है, एक इसमें ये आ गया। अगर ऐसा होगा तो वन पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो चांसेस क्या बनते हैं यहाँ पे, कोलिशन गवर्नमेंट के बन जाते हैं, जैसे 98 के बाद हमारे स्टार्ट हुए थे, कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, और उसके बाद ये सब कुछ होगा, और आगे क्या होगा, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, जो आपके पीछे भी लिखा था, तो स्टार्ट हो गया पॉलिटिक्स ऑफ सब, लोअर ही अपर की बात होने लग गई, तो इस तरह की कुछ कुछ चेंजेस आए, और इनको एक्सप्लेन करके लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, डिस्क्राइब द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम। अब इसको डिस्क्राइब करना है आपने, अब कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, तो अब इसकी सबसे पहले शायद ज्योग्राफी लिख सकते हो आप, इसका बताओ जी किस एल्टीट्यूड में, इसीलिए फेमस है वो। और उसके बाद देख लो इसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद देख लो इसकी जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो किस तरह के, शिवालिक में है, मिड में है, कहाँ आता है, वहाँ की बात कर लो। तो एल्टीट्यूड बता दिया आपने, डिस्कस बता दिया, और इसकी क्लाइमेट कंडीशन बता दी, और और इसकी आज की डेट से क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सारा लिख के छोड़ दो। उसके बाद है डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। देखो अब अगला सवाल है कि स्टेट पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर की क्या स्टेटस है इस टाइम। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, कितनी एम्प्लॉयमेंट देता है, और कौन सी हमारी जो कैश क्रॉप्स है, राइट। और देखो स्टेटस पूछा है, तो और उस कैश क्रॉप से किन लोगों को, दोनों की बात कर सकते, किसी को बेनिफिट भी है, किसी को लॉस भी, चाहे एनवायरमेंट वाला है। तो ये पॉइंट लिख के आप इस तरह से, क्योंकि देखिए मैं थोड़ी डिटेल में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो अगर आपको कुछ और डिटेल में होगी तो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, तो अभी फिलहाल थोड़ा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। नेक्स्ट है पजौथा मूवमेंट। अब देखिए पजौथा मूवमेंट का भी यही है, मेन इसका फीचर पूछा हुआ है। तो पजौथा मूवमेंट का सबसे पहला फीचर क्या था, डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ था। दूसरा फीचर क्या था, ये एग्रेरियन भी था साथ में। तीसरा सोशल रिफॉर्म्स की बात भी करता था। और चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, क्योंकि इसको किससे जोड़ दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। और एक फीचर आप लिख सकते हो कि रिस्ट्रिक्टेड रहा ये सिर्फ सिरमौर तक की, वहीं तक फैला ये, भले आगे इसके लिए मोटिवेशन किसी और के लिए बनाए। तो इस तरह से आप 5-7 पॉइंट इसके लिख सकते हो। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिमाचल का, राइट इज ज्योग्राफिकल एसे ऑन लार्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए जी, अब यहाँ पे अगर आप देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे सोचने में, तो टाइम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना, आपने हमेशा पॉइंट पकड़ने होते हैं क्वेश्चन में। देखो अगर हम ऊपर से देखेंगे ना, क्वेश्चन जब पढ़ते हो आप, तो वहाँ पे ये देखो
कि जब आपको अपनी स्पीड के साथ आंसर लिखना होता है तो आपको एकदम से क्वेश्चन के मेन पॉइंट समझ आने चाहिए क्या है पूछा हुआ इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ भी ये भी है, ये वाला पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में कैसे चेंज हुई पॉलिटिक्स में। अब चेंज पूछा है पॉलिटिक्स में कैसे चेंज हुई, पुराना नए हिमाचल मिलने से। तो क्या हुआ पॉलिटिक्स में, एक तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, वही टू पार्टी सिस्टम आ गया, वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म आया। अब अगर आप पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है ना यहाँ पे, इकोनॉमी की नहीं हो रही ज़्यादातर, अब यहाँ पे ये देखना है आपने। और उसके बाद है डिस्क्राइब द हाईएस्ट, अब इसको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ सकता है। और उसके बाद है डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इस टाइम स्थिति क्या है उसकी, आज की डेट से क्या स्थिति है एग्रीकल्चर की, इस पे फोकस कर लो। और उसके बाद है चौथा मोमेंट, थ्रो द लाइट ऑन मेन फीचर्स, क्या क्या मेन इसकी विशेषताएं थी जिसके लिए इसको याद रखा जाएगा। विशेषता वही होती है ना कि ये क्यों हम इसको याद करेगा आज की डेट से, जैसे मैंने बताया एग्रेरियन भी था ये, और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ भी था, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ भी जा रहा था। तो इन बातों से जाना जाता है। और एक दो नाम लिख लो यहाँ पे जो फेमस साथ जुड़े हुए थे, राइट। और अब उसके बाद देखिए यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिकल ऐसे, अब इस पे स्ट्रिक्ट रहो। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो ज्योग्राफी पर किया गया है। तो अब देखिए इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन आप देखिए, अब ये पूछा है जो लार्जी जो हाइडल प्रोजेक्ट है उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछी है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या आएगा कि ज्योग्राफी में अगर हाइडल प्रोजेक्ट होगा तो किसी रिवर पर होगा, तो सबसे पहले आप रिवर का नाम लिखोगे। उसके बाद अगला जो ज्योग्राफिकल जो इसकी जगह है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आ जाएगा, कुल्लू एंड मंडी के कहीं बॉर्डर पे है ये। और उसके बाद थर्ड पॉइंट बनेगा कि ये हिमालय के किस पार्ट में है, तो हिमालय के कहीं ये मिड 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 हिमाचल में आता है, मिड हिमालय में आता है। तो इस तरह से रिवर हो गया, और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, और क्या यहाँ का पार्ट है। और एक चीज़ और लिख सकते हो आप यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, जोग्राफिकल पार्ट बना देती है। और देखो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसका एक जियोग्राफिकल इम्पैक्ट भी रहेगा इसका। तो वो जो ज़्यादातर हम देखते हैं जैसे डिजास्टर को लेकर होगा उसका देख लो, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा तो ये देख लो। तो ये सारा एक इसका ज्योग्राफिकल एक इसकी कंप्लीट एक पिक्चर बन गई इसकी है, राइट। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला सेट है क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक। अब इन क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन है 140 वर्ड्स का है और 10 मार्क्स का है। तो अब इसमें आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, देखिए अगर तो आपको पॉइंट ज़्यादा आते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर तो जल्दी से जल्दी आप 10 या 12 पॉइंट लिख लें, और यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी दे दें और थोड़ा कंक्लूड भी कर दें आंसर को। अगर आपको नहीं पॉइंट ज़्यादा आते तो आप 7-8 पॉइंट से अपना आंसर लिखें, थोड़ा उसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपके पास फिर भी यहाँ पे वर्ड लिमिट कम है। क्योंकि अब जो ये लिखना होगा ये आपको एक शीट के अंदर पूरा आ जाएगा, 150 वर्ड तक आप इसको ले जा सकता है। तो जो एक साइड का जो पेपर होगा उस पर आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें भी मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूँ जो हिमाचल वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हिमाचल वाला, हाउ मैनी कल्चरल रीजन्स आर नेम्ड, नहीं ये नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फोक फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देखो नोट की बात करिए, फेस्टिवल पे बात करिए, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप सभी फेस्टिवल के नाम लिखो, उनको लिखना स्टार्ट कर दो, जो जो भी आपको नाम याद रहता है किस कौन कौन से फेस्टिवल है यहाँ पे, जैसे शिवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, उनके नाम लिखो। उस तरह से तो आपके बहुत सारे छूट जाएंगे और एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं बनेगा। तो इसलिए बेटर है यहाँ पे इस तरह से लिखो आप कि एक ब्रॉड कैटेगरी बना दो। जैसे मान लो पहले लिख लिया आपने फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज फेयर। अब ऐसे फेस्टिवल है जो मेलों की तरह सेलिब्रेट होते हैं, जैसे मान लो दिवाली है या दशहरा है। अब शिवरात्रि है, अब शिवरात्रि है तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल वो होता है जो हर घर में मनाया जाता है, और मेला होता है जो किसी कॉमन प्लेस में लोग इकट्ठे होकर मनाते होते हैं। अब देखो जैसे मान लो शिवरात्रि है, शिवरात्रि हर जगह मनाई जाती है, हर घर में मनाई जाती है, पर उसको शिवरात्रि को फेयर के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे मान लो मंडी की शिवरात्रि हो गई, कुल्लू का दशहरा हो गया,
ये अपने आप में फेमस है, तो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज फेयर। दूसरी कैटेगरी बना दो इस तरह के कि जो फेस्टिवल है जो हमने नेचर को डेडिकेट किए हुए हैं, इस तरह से नेचर के साथ जुड़े हुए, जो जिसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हरियाली। हरियाली एक इस तरह का फेस्टिवल है जिसमें लोग क्या करते हैं, भूमि पूजा करते हैं। आप जो धरती का एक टुकड़ा लेके उसको घर के अंदर ले जाके उसकी पूजा करते हैं, नेचर के साथ जुड़ गया। जैसे मान लो फुलेच हो गया, वो भी एक नेचर के साथ जुड़ जाती है। और इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल है जो नेचर को। तीसरा लिख सकते हो आप कि ऐसा फेस्टिवल जो किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी सेंट को या किसी ऋषि मुनि को डेडिकेट होता है, तो उस तरह के फेस्टिवल लिख लो। और चौथी कैटेगरी आप बना दो, कुछ ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर देवता को डेडिकेट हो जाते हैं, इस तरह से लिख लो, राइट। तो इस तरह से आप इनको ब्रॉड कैटेगरी बना दो। कोई किसी जैसे मान लो कोई फेस्टिवल ऐसे है जो कि वुमेन्स को लेकर भी है यहाँ पे, है ना, तो ऐसे ब्रॉड कैटेगरी बना के इनको आप लिख सकते हैं। अगर अगर उसके साथ फेयर और ज़्यादा डिटेल में पूछ जाए तो फेयर तो फिर बतेरा आ जाता है। जैसे मान लो ट्रेड फेयर आ जाता है, वो फिर वो फेयर वाली कैटेगरी, या क्योंकि आप फेयर नहीं पूछा, यहाँ आपने फेस्टिवल पूछा है तो इसलिए फोकस फेस्टिवल पे ही करें, राइट। नेक्स्ट है थ्रो अ लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पंडित पद्म देव एंड यशवंत यशपाल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनकी जो ये पर्सनैलिटी में से पूछा हुआ है, इनके बारे में जान लो, समझ थोड़ा थोड़ा कि उनके मेन पॉइंट्स क्या है, और उनके अकॉर्डिंगली आंसर लिख लो, तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे हमारी जो बुक है उसमें भी है ये पर्सनैलिटी वाला, और बलोखड़ा वाला, बलोखड़ा जो बुक है जगमन बलोखड़ा, उसमें कंप्लीट चैप्टर ही है जो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर है। तो उसमें से जो फेमस पर्सनैलिटी उनके बारे में 5-5 7-7 पॉइंट लिख ले तो आपके हो जाएगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल, लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिटेल ऑफ मेजर डिटेल डिस्कस इन डिटेल द मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो अब इसमें बात की गई है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की। अब देखिए, अब दो बात है यहाँ पे। अब यह हॉर्टिकल्चर पे लिखा हुआ है इस पे, तो थोड़ी सी आप इस पे इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन आप सिंपली लिख लो कि हिमाचल की एक इस तरह की क्लाइमेट कंडीशन है। देखो अगर इंट्रोडक्शन देते हो ना आप, इंट्रोडक्शन 2-3 पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एक तो हिमाचल की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बता दो हल्का सा। हिमाचल की क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करती है। बहुत सारे क्या कहते हैं फ्रूट्स एंड इस तरह के कोई और भी हॉर्टिकल्चर को लेकर कोई प्रोडक्ट है, राइट। आपने क्लाइमेटिक कंडीशन बता दी यहाँ पे। और दूसरा लिख लो कि हॉर्टिकल्चर के साथ कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिलता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, राइट। और उसके बाद लिख लो कि इसकी अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन होते हुए इतने लोग जुड़े होने के साथ, इसलिए इसकी फॉलोइंग इसकी स्ट्रेंथ्स है, फॉलोइंग इसकी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर लो इसकी स्ट्रेंथ लिखना। अब देखिए ऊपर भी जो आपके लिखे क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह भी पॉइंट्स ही है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप स्ट्रेंथ में इसकी। सबसे पहले जैसे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह है। और जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। दूसरा देख सकते हैं आप इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं हिमाचल में। और तीसरा लिख लो यहाँ पे एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, मशरूम आएगा यहाँ पे, और बी आएगा यहाँ पे, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, और साथ साथ फ्लावर्स आएगा इसमें, ये लिख लो। उसके बाद एक स्ट्रेंथ और है कि बहुत ज़्यादा ये जो हमारा जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारा, राइट। और उसके बाद एक स्ट्रेंथ और है हमारे पास, जो हॉर्टिकल्चर है वो क्या बनाता है यहाँ पे, कैश क्रॉप बनाता है। अगर कैश क्रॉप है तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो इसलिए कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी के अंदर, राइट। और दूसरी तरफ से हम इसको बढ़ाने के लिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। हम उन्हीं क्रॉप को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती है। तो ये सारी हमारे पास क्या आगे एक हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उसकी एक स्ट्रेंथ है। तो आप
5-7 पॉइंट लिख लो स्ट्रेंथ के, और 4-5 पॉइंट लिख लो वीकनेस के। अब देखिए वीकनेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारी क्या है, एक टफ टोपोग्राफी है ज्योग्राफिकली। अगर टॉप टोपोग्राफी है तो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते प्रॉपरली, जैसे मान लो रोड हो गया, और स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी कम है, राइट। और यहाँ पे सीजनली कुछ नेचुरल डिज़ास्टर भी होते रहते हैं उसकी वजह से भी, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट, जो हमारा फ्रूट्स वगैरह है वो पेरिशेबल में आता है, तो उसको मंडी तक पहुँचाना मुश्किल है। उसके बाद तीसरा क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो मार्केट है, मंडी जिसको बोलते हैं, उसके बीच में किसका रोल आता है, मिडल मैन का। इसलिए हमें यहाँ पे सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि लोग डायरेक्ट वहाँ पे बेच सके। जैसे आप अभी इसको कोरोना के साथ भी जोड़ सकते हो आपको। जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि कोरोना की वजह से क्या है कि थोड़ा मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है लेबर की इस टाइम। तो लेबर नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग हैं नेपाल के लोग जुड़े होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो इस तरह से आपने सारी वीकनेस लिख, तो इतना ही लिख पाओगे आप। उसके बाद उसको कंक्लूड कर दो। और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि 10 नंबर में कंक्लूड करना पड़ेगा। देखो, अगर आपने स्ट्रेंथ लिखी है तो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही रहने दे। अब इसको स्ट्रेंथ को कैसे बनाओगे आप, कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ और एरियाज देखने पड़ेंगे जहाँ पे हम अपना जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसको और डेवलप कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जैसे हमारी जो मंडी है उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंफ्रा को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। और जो आपको कमियां लग रही है उनको ठीक करने की कोशिश कर दो, और कुछ एक आधा सजेशन दे दो कि आपका क्या पॉजिटिव सजेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपसे पूछे गए हैं। तो इस तरह से जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है, तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट में शायद कोई और क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ या कोई टॉपिक डिस्कस कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समराइज़ करूँ, तो इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि आपने जो पढ़ा है अभी तक, एक तो उसको सही से रिवाइज़ करें। रिवीजन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और रिवीजन किस पे होनी चाहिए, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और जियोग्राफी हो गया, उनको अच्छे से रिवाइज करें। क्योंकि हो सकता है कि पॉलिटी के आपने मान लो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ रखे हैं पहले, और अगर आपने आजकल रिवाइज नहीं किए तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा तो आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर रिविजन करें, और करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि स्कीम्स एंड जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो करंट अफेयर में से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आयुष्मान भारत क्या है, तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, क्या पता अब आयुष्मान भारत अगर आप यहाँ पे लिखना है आपको, तो आपको कम से कम अगर 10 नंबर क्वेश्चन, अगर 10 पॉइंट या 7-8 पॉइंट तो आपको आने चाहिए ना उसके। तो इसलिए रिविजन यहाँ इसलिए ज़रूरी पड़ जाती है कि अब नहीं तो अगर आपने देखो प्री के लिए पढ़ा होगा, थोड़ा लेट पढ़ा होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सोचनी पड़ेगी सारी चीज़ें। अगर आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेगी। तो रिवीजन अपनी अच्छी करें, और जो करंट स्कीम्स वगैरह है उनको सही से पढ़े, और एचपीजी के वाले पोर्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो बात यहाँ पे ये है, और दूसरा आपके लिए ये सजेशन है कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक की नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी प्रीलिम्स की तैयारी करी होगी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़े होंगे। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंसर राइटिंग ज़रूर करें। और आंसर लिखने के देखो 2-3 आपको मैं बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लें। टेस्ट सीरीज़ आप किसी की भी लगा सकते हैं, बस कंडीशन है कि वहाँ पे आपको आंसर मिलने चाहिए साथ में एटलीस्ट, राइट, मॉडल आंसर मिलने चाहिए साथ में। पहला तो टेस्ट सीरीज़ हो गया। और अगर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं करना चाहता, तो वो ये जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट ईयर का, इसको घर बैठे एक बारी सॉल्व कर ले। 34 क्वेश्चन है, और इसी पेपर को 3 घंटे में करने की कोशिश करें, राइट। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो दिन के 2-2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, या 3 क्वेश्चन लिख लो। एक लिख लो 3 नंबर वाला, एक लिख लो 5 वाला, एक लिख लो 10 वाला। कम से कम 3-4 बार ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अब देखो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। मान लो आपने आज तक आंसर नहीं लिखा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करना स्टार्ट कर दिया, या कोई आपने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें जो 34 क्वेश्चंस हो गए, देखो जो पहली बार लिख रहा है, तो मैं ये बता दूं आपको टाइम यहाँ पे 4 घंटे भी लग सकता है, 5 घंटे भी लग सकता है, किसी को तो 6 घंटे भी लग जाएंगे। तो लगाए लिखे, ऐसा ना सोचे कि मैंने 3 घंटे में ही करना है पूरा। अब जब आप
3-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद जो पेपर दे के उठेंगे, तो आपकी अपनी जो होती है ना अपनी सेल्फ जो एनालिसिस होता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने यहाँ पे लिखते हुए। तो देखो प्रॉब्लम क्या फेस हो सकती है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको यहाँ पे। जो मान लो एक प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर कि आपके जो पेन जब चलता है आपका, उस पेन का और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसका आपस में कम्बिनेशन ही नहीं बन पाता। या तो आप सोचते हो या तो आप लिखते हो। बट जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होगे तो आपको साथ में लिखना है और साथ ही सोचना है। जो भी नया पॉइंट आएगा वो आपको पेन के नीचे ही आना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख रहे हो, दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये सही से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, पेन के बीच और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, उसके बीच में कितना सही कनेक्शन है वो होना चाहिए। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, राइट। किसी को प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ है बट उनको एंड टाइम पर याद नहीं आ रहा है। उनको पॉइंट्स को याद करने के लिए पेन को स्टॉप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत होगी आपको। ये भी आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि शायद ये प्रॉब्लम हो रही होगी। किसी के साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है उनको सेंटेंस ही नहीं बनने होते, उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं हो रही होती कई बार, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से लिखा नहीं होता, राइट। और किसी को तो इतनी प्रॉब्लम भी आती है पर सबको नहीं, किसी की यहाँ पे स्पेलिंग ही नहीं सही बैठती, वो स्पेलिंग में ही मिस्टेक करने लग जाएंगे। थोड़ा प्रेशर भी रहता है, थोड़ी एंग्जाइटी भी रहती है, ये भी दिक्कत हो सकती है, राइट। और किसी को ये लगता है कि उन्होंने पढ़ाई बहुत कम होता है, अब उनको रियलाइज़ होता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। जैसे मान लो हिमाचल जीके में है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, अब पता चले कि आपने तो पढ़ा ही नहीं हो, सुना ही नहीं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अपने रेंज बढ़ानी पड़ेगी, आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। पता चले कि आपने कुछ टॉपिक्स तो बहुत डेप्थ में पढ़े हुए हैं और कुछ टॉपिक आपने टच भी नहीं किए और क्वेश्चन उसमें से आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और हो सके किसी के लिए ऐसा पॉजिटिव हो कि ये भी एक किसी गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं वो लिखने में बहुत तेज हो जाते हैं। उन्होंने कम भी पढ़ा होगा तो वो जल्दी जल्दी से लिख भी लेंगे। तो क्या पता किसी के अंदर ये भी कला छुपी होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। तो इसलिए जब आप ये 34 क्वेश्चन 4-5-6 घंटे में निकलोगे दे के, तो आपको ये सारा अपने बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना 2-4-5-10 दिन में जो भी आपका रिवीजन होगा वो उस हिसाब से करोगे, राइट। अब सवाल ये कि यहाँ पे अगर आपने पेपर लिख लिया तो बहुत सारे लोगों को, देखो मैं ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में, अगर आपने मेरे कहने पर पेपर लिख लिया और आपकी हालत ठीक नहीं हुई उस पेपर में, तो बहुत चांसेस है यहाँ पे आपका थोड़ा जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे याद रखिए, मोराल बिल्कुल डाउन ना करना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ आपके साथ अच्छा है कि अभी हो रही है, एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। और मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आपको इसका बेनिफिट ही होगा अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, फिर दोबारा कोशिश करें कि अब यहाँ पे ऐसा ये ना सोचे कि बस ये अब मैंने लिख लिया और इसमें तो मेरा सब कुछ ख़राब हो गया, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो उन नेगेटिव थॉट्स को ना आने दे, तो आप खुश हो जाए कि हाँ आज मुझे अपने बारे में कुछ पता चला है कि ये मेरी वीकनेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ्स है। तो मोराल डाउन ना करें क्योंकि ये थोड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। और उसके बाद जब आपने एक पेपर लिखा तो आपको लगा कि ये तो टाइम बहुत लग रहा है, 4 घंटे लग गए, आंसर मेरा सही नहीं जा रहा है, मेरे पेन्स के बीच और मेरे जो पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट आपको अपना पता चल गया। फिर कोशिश करें, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक टेस्ट इसमें से और उठा लें, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें विद इन टाइम। अगर वहाँ पे आपको, मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप दूसरा टेस्ट लिख रहे हो घर में आपको 4 घंटे लग रहे हैं ना, तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको 3 घंटे में कर दोगे, कोई कोई बात नहीं। 4 तो नहीं, 3.5 घंटे में अगर आपका पेपर हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 घंटे में कर दोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन थोड़ा और तेजी से चलता है, आपके थोड़े थॉट भी थोड़े जल्दी चलते हैं। तो इसलिए दूसरे पेपर से आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और अगर देखो, अगर आप तीसरा पेपर लिखोगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे चांसेस था मोराल डाउन होने का, और थर्ड पेपर में आपको बताता हूँ कि आपका चांसेस होगा आपका मोराल अप हो जाएगा। तो कोशिश आप ये करें, पहले लिखें, जो होता है होने दें, और कोशिश, और उसके बाद दूसरा पेपर लिखें, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपने तीसरा लिख लिया तो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके लिए।
राइट, क्योंकि आपकी पढ़ने की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, आपको पढ़ते पढ़ते की पॉइंट्स निकालने की आदत हो जाएगी, है ना, और अच्छे पॉइंट्स लिखने की पता चल जाएगा, और आपकी कितने टाइम के अंदर क्वेश्चन कितना लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है, किस पॉइंट को ज़्यादा वेटेज देनी है, वो सब आप कब सीखोगे, लिख के। अब देखिए, अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो फिर दूसरा तरीका, लास्ट तरीका मैंने जो बताया आपको, दिन के 2 या 3 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, कम से कम 5-6 दिन ही प्रैक्टिस करें, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आप किसी की भी कर सकते हैं, चाहे हमारी कर लो, किसी और की कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि देखो, टेस्ट सीरीज है वो सारी जनता करती होती है, उसका बेनिफिट कोई कोई ले पाता है। तो आप देखिए कि किसकी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा से कहीं भी कर सकते हैं, राइट। तो ये काम ज़रूर करें। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ये एक ऐसा ना करे कि पेपर के लिए सिर्फ हफ्ता बचा हुआ है तब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आप, ऐसा ना करें, हफ्ते से पहले पहले करें। अगर पेपर आपका 5 या 6 और 7 तारीख को है, तो आप 1 तारीख से पहले पहले ये कर लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद फिर आप रिवीजन करें, और थोड़ा अगर इस 1 तारीख से लेकर 6 तक करोगे तो हो सके थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस गिर भी सकता है, तो इसलिए यहाँ पे अवॉइड करें इस चीज़ को, कोशिश करें कि 1 तारीख से 1 अगस्त से पहले पहले ये कर लें, तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखें एचएस वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करें। दूसरा, पॉइंट्स में आंसर लिखें। तीसरा, कीवर्ड्स लिखें। चौथा, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और नया पढ़े करंट, और हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़े, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज़ और है, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो मैंने अभी बताया कि क्या क्या कर सकते हैं आप, या तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पढ़े, और टेस्ट सीरीज़ के ज़्यादा तो 3 टेस्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें, और ऐसा नहीं करते तो दिन के 3 या 4 क्वेश्चन लिखें, राइट। और लास्ट बात यह है कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि सारी गेम कॉन्फिडेंस की है, जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो आप गए। तो कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखे, जो आपने पढ़ा है वो सही है, दूसरों के बातों में ऐसा ना है कि इसने ये पढ़ लिया मैंने तो ये नहीं पढ़ा, क्योंकि हर टाइम जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो यही लगता होता है, सामने वाले ने ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने कम पढ़ लिया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा पढ़ी है, कुछ चीज़ें सामने वाला ज़्यादा पढ़ी है, तो अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखें। और लास्ट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि आप कोशिश करें अपना पेपर को कंप्लीट करें, और ज़्यादा हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ही बताता हूँ, अगर आप अपना पेपर एवरेज तरीके से लिख के आओगे ना पॉइंट्स में, तो भी आपको अच्छा नंबर आएगा। तो एवरेज तरीके से लिखो, और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर 34 क्वेश्चन का पेपर है तो कम से कम आपके 31 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट होने चाहिए। 3-4 आप छोड़ सकते हो, चलो 30 से नीचे नहीं होने चाहिए, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और अगर आपको वही जो मैं बता रहा हूँ कि आपको डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अगर रेंज अच्छी है तो अंदर एग्जामिनेशन हॉल में किसी न किसी कोई ना कोई पॉइंट आप हर एक आंसर में लिख लोगे, किसी में 4 पॉइंट, किसी में 3 पॉइंट, क्योंकि देखो, आपको 3 नंबर वाले में 4 पॉइंट लिखना है, 5 वाले में कम से कम 5-6 पॉइंट लिखना है, और 6 नंबर वाले 10 नंबर वाले में आपने 8-10 पॉइंट लिखना है। तो इस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।